हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही सीडीपी की क्लास कंटिन्यूस चैनल पर चलती रहती है दोस्तों। तो आज हमारी 12th नंबर की क्लास है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हमने 11 क्लास को प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जाकर उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अगर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी हो गया, केबीएस है, सुपर टेट है, यूपी टेट, सुपर टेट, है ना, यस टेट, यूपी टेट एंड रीट, रीट हो गया, तो और सी टेट। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो बस आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एग्जामिनर जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कल वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू फोकस करते रहिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, ठीक है? तो जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो वह शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला कहता है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ये तो बात गलत है। सेकंड कहता है समायोजन हेतु विशिष्ट शैक्षिक अवसर विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पॉजिटिव लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ये ऑप्शन तो गलत है पूरी तरह से। चौथा कहता है कि बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। देख सकते हो क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था 2013 में क्वेश्चन। बताइए ये क्वेश्चन, देखिए अभी आप और भी क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बार बार यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू लेते रहिए, है ना? तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन दूसरा। क्योंकि जब एक निरोग बच्चा होता है, पहली बार जब विद्यालय आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वो समायोजन हेतु विशिष्ट शैक्षिक कौशल विकसित करने के लिए जो बच्चे के माता पिता हैं उनके साथ चर्चा करें, ठीक है? चलो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे, है ना, अधिगम अयोग्यता वाले जो बच्चे होते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ जितनी कुशलता के साथ नहीं सीखते हैं, शिक्षार्थी को अपने समायोजन के लिए माता पिता के सहयोग से विशिष्ट शैक्षिक सेवा, देखभाल व ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ये भी डी ट्रिपल एस पी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, बताओ, मैंने सारा ऑप्शन पढ़ दिया है, आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए फिर से मैं ऑप्शन कहती हूँ, क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ कि छोटे शिक्षार्थियों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि निगेटिव है। सेकंड कहता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। ये ऑप्शन सही है। थर्ड कहता है कि शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भाई बेहतर तरीके से उसको नियंत्रित थोड़ी ना करना है। चौथा कहता है कि वे एक दूसरे के से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। वहां पर प्रश्नों के उत्तर नहीं सीखना है, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि देखिए बच्चों, सामाजिक कौशल के द्वारा क्या होता है ना कि सामाजिक जो कौशल होता है, सामाजिक कौशल के द्वारा जो बालक होते हैं समाज के हित को सामने रखकर अपने आप पर नियंत्रण करता है और अपना कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को पहचानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डी ट्रिपल एस बी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज में है। क्वेश्चन कहता है
कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? ऑप्शन पहला कहता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं सहिष्णुता, शिक्षण पद्धति में दक्षता और विषय का ज्ञान, या फिर उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। ये भी DSSB में ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन है, आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, धैर्य एवं सहिष्णुता हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। देखिए प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वह समझने में बहुत समय ले सकते हैं, इसलिए एक शिक्षक को धैर्य व सहिष्णुता के साथ उनसे व्यवहार भी करना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह स्थिति जिसमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, वह जानता है, वह जाना जाता है। ऑप्शन पहला है संवेदना प्रेरक स्थिति, सेकंड है पूर्व क्रियात्मक स्थिति, या फिर पूर्ण क्रियात्मक स्थिति, या फिर दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। ये भी DSSB में ही क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर राइट क्वेश्चन कहता है कि वह स्थिति जिसमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, वो किस एज में? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं। अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। इस परिस्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है कि अभिभावक प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत करें, अभिभावक को अपने बच्चे का अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य से अनुरोध करें, या फिर अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करें। चौथा ऑप्शन कहता है कि अभिभावक बच्चे को विद्यालय से निकाल लें। ये भी DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करें। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए किस टाइप में DSSB एग्जाम कंडक्ट करवाता है दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि इसे भाई क्वेश्चन रिपीट तो होते रहते हैं, चाहे वो DSSB का हो, KBS का हो, सीटेट का हो, है ना। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन पहला कहता है कि अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है। सेकंड ऑप्शन कहता है ना सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया होती है। शैक्षिक संस्थान ही मात्र ऐसे स्थान है जहां पर अधिगम होता है। ऑप्शन चौथा कहता है अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और DSSB में देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मतलब निगेटिव माना गया है। तो देखिए नहीं पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसका आंसर निगेटिव होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता है? नहीं, तो अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ना सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पर कहता है शैक्षिक संस्थान ही मात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये निगेटिव आंसर है। भाई शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने का तरीका नहीं होता है ना, मतलब शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे अधिगम ही करते हैं, है ना। चौथा कहता है कि अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया होती है, ये भी पॉजिटिव आंसर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव का निगेटिव होता है, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी है जो कि बरतनी चाहिए? ऑप्शन पहला कहता है कि विद्यालयी तथा सहविद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। सेकंड ऑप्शन कहता है पृष्ठपोषण देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने में। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अलग अलग छात्रों में तुलना करने में, या फिर छात्रों की बुद्धिमान अथवा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान करने में। ये भी DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है।
बताओ, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए कौन सी सावधानी है जो कि बरतनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। देखिए, विद्यालय तथा सह विद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन D+B में पूछे गए हैं। अभी केवीएस के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगी। बीच बीच में केवीएस के भी होते हैं, सीटेट के भी होते हैं, यूपी और यूपी टेट सुपर टेट के भी होते हैं, और बीटेट के भी लाऊंगी, बिहार टेट का भी लाऊंगी, सब सारे क्वेश्चन लाऊंगी, है ना। चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो इस उद्देश्य से संबंधित है? चलो ऑप्शन देखते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र या फिर सामाजिक दर्शन शास्त्र। ये भी D+B में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो रेखा चित्रण एवं चित्रकारी में बहुत दक्ष है या फिर अत्यधिक बुद्धिशाली है, जांच परीक्षाओं में निरंतर अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, पार्श्विक विचारशीलता और समस्या समाधान में अच्छा है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो रेखा चित्रण और चित्रकारी में बहुत दक्ष होते हैं। ऑप्शन गलत है। अत्यधिक बुद्धिशाली होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत ही है। जांच परीक्षाओं में निरंतर अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वही होते हैं जिनमें मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, निष्कर्ष पर पहुंचने की स्वतंत्रता होती है, समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, संवेदनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, स्वायत्तता होती है, संबंधों को समझने व संगठन बनाने की योग्यता होती है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक शिक्षार्थी की जो भी क्वालिटी है आपको हमने उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। राइट, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का स्थानांतरण हो सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण का स्थानांतरण हो सकता है, कैसे? शून्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या फिर सभी। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो शिक्षा का स्थानांतरण होता है दोस्तों, वो कैसा हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, और दूसरा होता है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक होता है और होता है शून्य। तो जो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य का सीखना सुगम बना दे, उसी को सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और नकारात्मक की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें ये होता है कि पहले सीखे कार्य के द्वारा दूसरे कार्य को, जैसे पहले जो मैंने कार्य सीख लिया है, अगर वही दूसरा कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। और शून्य स्थानांतरण जो होता है उसका मतलब होता है कि इसमें एक कार्य का प्रशिक्षण ना दूसरे में सहायता करता है ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब वो शून्य होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कर दिया दोस्तों, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कक्षा अनुदेश हेतु यही सुविधाजनक शुरुआत है। पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है, या फिर पुराने पाठों को दोहराने का यही प्रभावपूर्ण तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है और इससे अधिगम को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। ये भी D+B में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्मृति स्तर पर क्या होता है, स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम विद्यार्थी को कई तथ्यों, सामान्य नियमों तथा परिणामों को याद करने की क्षमता प्रदान करता है। याद किया हुआ यह ज्ञान शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम के बोध और चिंतन स्तर पर बहुत सहायक सिद्ध होता है। अतः शिक्षण अधिगम का स्मृति स्तर बोध और चिंतन स्तर के उच्चतर संरचना के निर्माण के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, भाई क्यों नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित? बताइए, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित क्यों नहीं करना चाहिए, आप बताइए बताइए।
कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए। सेकंड ऑप्शन कहता है समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, या फिर यथासंभव अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या फिर शिक्षक के द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। बताओ, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किस काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव ही आंसर देना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ये भी DSSB में ही क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन DSSB के हैं, तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों, और इस क्लास को आप लोग लेना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मोहन खिलौने के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? मोहन को कभी खिलौने से नहीं खेलने देंगे, ये सीटेट में ही क्वेश्चन पूछा गया है और DSSB में देख सकते हैं बच्चों। ऑप्शन पहला गलत है, क्योंकि मोहन को कभी खिलौने से खेलने ही नहीं देंगे। अगर बच्चा खिलौने के साथ अगर एक्टिविटी कर रहा है, उसको तोड़ करके या सारे जो पुर्जे हैं उसको अलग अलग कर दे रहा है, तो आप क्या करोगी? आप बच्चे को खिलौने से खेलने ही नहीं देंगे, या फिर उस पर सदैव कड़ी नजर रखेंगे, या फिर उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उनकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। ये तो सिंपल आंसर है और इजी भी आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बताइए, ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है और DSSB में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मोहन को कभी खिलौने ही नहीं देंगे, है ना, और उस पर हमेशा सदैव नजर, इतनी कड़ी नजर रखेंगे, उसको खिलौना टच भी नहीं करने देंगे, और उसको उसको समझाएंगे कि बच्चा, अब छोटा बच्चा समझेगा थोड़ी ना उसे। अब देखिए, 1 साल का बच्चा है, अगर वो खिलौना खेल रहा है तो वो उसको हम अगर समझाएंगे तो समझेगा 1 साल का बच्चा। चलो जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बालक के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह युक्ति संगत सिद्ध करने में, या फिर शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा ही। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी DSSB में ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? ऑप्शन पहला कहता है कि विद्यालय जीवन के आरंभ से ही लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना। सेकंड है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र को कोचिंग देना, या फिर छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा के प्रायोगिक मूल्य सिखाना, या फिर हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिभा को पोषित करना। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर भी आप लोग समझ सकते हो ना, इसका राइट आंसर है चौथा। क्योंकि प्रश्न पूछना जिज्ञासा और प्रगतिशीलता का घोदा खोदा है, सृजनशील बच्चों का क्वालिटी है, सृजनशील बच्चों की क्वालिटी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। स्वायत्त नैतिक विचारक नैतिक व्यवहार द्वारा लाए गए प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड ऑप्शन है कि स्वायत्त नैतिक विचारक एक विशिष्ट नैतिक व्यवहार के द्वारा महसूस करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर स्वायत्त नैतिक विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर स्वायत्त नैतिक विचारक व्यवहार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। देखिए, स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वायत्त नैतिक विचारक नियम तोड़ने वाले के इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन कहता है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट और इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास क्या है? स्वायत्त बच्चे की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से आती है, या फिर स्वायत्त बच्चे की सामाजिक समझ साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन देन के माध्यम से आती है, या फिर स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ अभिभावकों की मॉडलिंग के माध्यम से आती है, या फिर स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ उनकी शैक्षिक व्यवस्था में उनके अध्ययन के माध्यम से आती है। ये DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार नैतिक विकास क्या है? सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ पियाजे के बारे में, तो पियाजे महोदय ने नैतिक विचार की 2 अवस्थाएं दिया था। कौन कौन सी थी दोस्तों?
स्वायत्त नैतिकता तथा महाविधान के अधीन नैतिकता। और पियाजे का विश्वास है कि साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन देन से नैतिक विकास को बढ़ावा ही मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक के माना क्या है? संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप। बताइए, पहला दूसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, केवल पहला होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा? प्रभावी शिक्षक के मानक क्या है? अगर प्रभावी शिक्षक के मानक की बात करती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त उत्पादक गतिविधि भी होता है, भाषा का विकास और प्रसंगाधीन भी है, और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप भी है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। ये भी D3+ भी 2014 में क्वेश्चन पूछ किया गया था। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या होता है? निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या है कि पाठ्यक्रम में भाषा का विकास, बातचीत के माध्यम से अध्यापन, जटिल विचारों का अध्यापन, या फिर छात्रों की स्कूल से छात्रों के जीवन से स्कूल को जोड़ना। ये भी D3+ भी में पूछा गया था 2014 में क्वेश्चन।